That's my fact check. 1947 में जब भारत आजादी के सूरज की पहली किरण देख रहा था, तब देश विभाजन के गहरे जख्मों से कराह भी रहा था। एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत की नींव रख रहे थे, लेकिन उसी दौर में एक समानांतर विचारधारा देश के भीतर नफरत और अविश्वास की जड़ें गहरी कर रही थी। साल 1966 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक MS गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी भी कहा गया, उनकी एक किताब आई, बंच ऑफ थॉट्स, यानी विचार नवनीत। इस किताब के एक हिस्से ने स्वतंत्र भारत के नागरिकों के बीच शक की ऐसी दीवार खड़ी की जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। अध्याय का नाम था इंटरनल थ्रेट्स। गोलवलकर ने इस देश के 3 बड़े हिस्से, मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को भारत माता के लिए सबसे बड़ा आंतरिक दुश्मन घोषित कर दिया। लेकिन क्या ये दावे तथ्यों की कसौटी पर टिकते हैं, या ये महज एक राजनीतिक एजेंडा और समाज को बांटने की सोची समझी साजिश थे? आज के इस खास फैक्ट चेक में हम इतिहास के पन्नों, विज्ञान के नियमों और आजादी के दस्तावेजों को खंगालेंगे। हम करेंगे गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स की मुकम्मल जांच। शुरुआत करते हैं पहले और सबसे सनसनीखेज दावे से। गोलवलकर ने अपनी किताब में लिखा कि भारत की मुस्लिम बस्तियां दरअसल मिनी पाकिस्तान हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बेहद काल्पनिक दावा किया कि भारत के कोने कोने में रहने वाले मुसलमान गुप्त ट्रांसमीटरों के जरिए सीधे पाकिस्तान के संपर्क में हैं और देश के खिलाफ जासूसी कर रहे हैं। तो क्यों न सबसे पहले इस दावे का वैज्ञानिक और तकनीकी फैक्ट चेक ही कर लिया जाए। बात हो रही है 1950 और 60 के दशक की। उस दौर में भारत के किसी भी अंदरूनी शहर जैसे दिल्ली, लखनऊ, नागपुर या हैदराबाद से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान में सीधे रेडियो सिग्नल भेजने के लिए शॉर्टवेव हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर्स की जरूरत होती थी। अब वैज्ञानिक सबूत देखिए। उस जमाने में शॉर्टवेव ट्रांसमीटर कोई मोबाइल फोन नहीं थे जिन्हें जेब में छिपा लिया जाए। वे किसी भारी अलमारी जितने बड़े होते थे, जिनका वजन 50 से 100 किलोग्राम तक होता था। उन्हें चलाने के लिए हजारों वॉट बिजली और सबसे जरूरी कि छतों पर 20 से 30 मीटर ऊंचे बड़े बड़े एंटीना यानी तारों के जाल लगाने पड़ते थे। अब किसी घनी आबादी वाली मुस्लिम बस्ती में एक छोटे से गुप्त कमरे में हजारों वॉट का ट्रांसमीटर चलाना और छत पर गगनचुंबी एंटीना लगा देना और पुलिस या खुफिया एजेंसियों को इसका पता नहीं चले, क्या ये उस दौर की तकनीक के हिसाब से व्यावहारिक रूप से मुमकिन था? अगर छोटे पोर्टेबल ट्रांसमीटर यानी वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया भी जाता तो उसकी रेंज महज 5 से 10 किलोमीटर होती थी, जिससे पाकिस्तान बात नहीं की जा सकती थी। यानी गोलवलकर का ये दावा तकनीकी रूप से पूरी तरह झूठ और बेबुनियाद था। तो क्यों ना इसके सियासी और सामाजिक दुष्प्रभाव को भी समझ लिया जाए। इस एक झूठ ने बहुसंख्यक हिंदू समाज के मन में अपने ही पड़ोसी, अपने ही देश के नागरिक मुसलमानों के प्रति अविश्वास का ऐसा बीज बोया जिसने आगे चलकर देश में कई सांप्रदायिक दंगों की जमीन तैयार की। आजाद भारत के इतिहास में किसी भी अदालत या गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कभी भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि भारत की मुस्लिम बस्तियों में कोई पाकिस्तानी ट्रांसमीटर नेटवर्क चल रहा था। गोलवलकर का दूसरा निशाना बने ईसाई।
उन्होंने ईसाइयों को विदेशी ताकतों का अदृश्य एजेंट कहा और आरोप लगाया कि उनका एकमात्र मकसद आदिवासियों का धर्मांतरण कराकर देश तोड़ना और अलग ईसाई राज्य बनाना है। आइए इतिहास के दस्तावेजों से इसकी भी हकीकत जांच ही लें। गोलवलकर ने जिस ईसाई समुदाय को राष्ट्र विरोधी कहा, उसका भारत के स्वाधीनता आंदोलन में गौरवशाली योगदान रहा है। सबूत इतिहास की किताबों में दर्ज है, जैसे कि कालीचरण बनर्जी, एक बंगाली ईसाई जिन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और हर साल कांग्रेस के अधिवेशनों को संबोधित किया। जोआचिम अल्वा और वायलट अल्वा, ये ईसाई दंपति स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खुलकर लिखा और जेल गए। जेसी कुमारप्पा, महात्मा गांधी के बेहद करीबी सहयोगी और अर्थशास्त्री, जिन्होंने गांधीवादी आर्थिक मॉडल तैयार किया और नमक सत्याग्रह के दौरान जेल की सजा काटी। विडंबना देखिए कि जिस समय ईसाई समुदाय के नेता देश की आजादी के लिए जेलों में बंद थे, उस समय खुद आरएसएस और गोलवलकर की भूमिका क्या थी? सिर्फ सर सर गोल गोल। इतिहास गवाह है कि आरएसएस ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का आधिकारिक रूप से बहिष्कार किया था। गोलवलकर ने अपने कैडरों को आजादी के आंदोलन से दूर रहने की हिदायत दी थी। ब्रिटिश खुफिया विभाग की तत्कालीन रिपोर्ट्स बताती हैं कि संघ ने अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी जन आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। ऐसे में आजादी के आंदोलन से दूर रहने वाले संगठन के प्रमुख का स्वतंत्रता सेनानी रहे समुदाय को देशद्रोही कहना सबसे बड़ा ऐतिहासिक अंतर्विरोध था या नहीं? इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि पूर्वोत्तर भारत के नागरिकों को मुख्य धारा से अलग थलग देखा जाने लगा और आज भी देश के कई हिस्सों में ईसाई पादरियों और संस्थाओं पर हिंसक हमले इसी नफरती एजेंडे की देन है। मजा देखिए कि हमलावरों की जैविक औलादों में से ज्यादातर ईसाई मिशनरियों के स्कूलों में पढ़ती हैं, न कि आदर्श विद्या मंदिर में। और चलते चलते क्यों न गोलवलकर के तीसरे आंतरिक खतरे कम्युनिस्टों पर भी बात कर ली जाए। गोलवलकर ने आरोप लगाया कि कम्युनिस्टों की निष्ठा भारत के प्रति नहीं बल्कि रूस और चीन के प्रति है और वे देश में हिंसक क्रांति करना चाहते हैं। तो इसका भी ऐतिहासिक फैक्ट चेक मौजूद है। यह सच है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान वामपंथी आंदोलन के भीतर वैचारिक मतभेद थे, लेकिन जैसे ही चीन ने भारत पर आक्रमण किया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक आधिकारिक प्रस्ताव पारित कर चीन के आक्रमण की कड़ी निंदा की और भारत सरकार के रक्षा कोष में भारी दान दिया। योगदान की बात करें तो भगत सिंह की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की समाजवादी विचारधारा से लेकर 1946 की ऐतिहासिक नौसेना बगावत तक वामपंथियों ने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी थीं। तेभागा और तेलंगाना के किसान आंदोलनों में हजारों वामपंथियों ने देश की धरती के लिए शहादत दी थी। गोलवलकर ने कम्युनिस्टों को देशद्रोही कहा, जबकि कम्युनिस्ट नेता आजादी के बाद भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल हुए। 1957 में केरल में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार बनी। फिर बंगाल ने अवसर दिया। पार्टी ने भूमि सुधार किए, शिक्षा व्यवस्था सुधारी। वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनी, न कि देश को तोड़ने वाली।
अलबत्ता सियासी अहंकार उसमें भी पनपा, लेकिन उसकी डिग्री मौजूदा अहंकार से तो कमतर ही थी। बहरहाल दुष्प्रचार का नुकसान यह हुआ कि देश में जायज सामाजिक आर्थिक अधिकारों, मजदूरों और किसानों की आवाज उठाने वाले हर प्रगतिशील आंदोलन को राष्ट्र विरोधी या शहरी नक्सल कहकर दबाने का एक खतरनाक राजनीतिक औजार मिल गया। नफरत और विभाजन की बुनियाद पर खड़े विचार कभी भी शाश्वत नहीं हो सकते, लेकिन सत्ता के शिखर तक पहुंचा जरूर सकते हैं। समय का चक्र घूम रहा है। आज 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि गोलवलकर के इन विचारों का नाम लेवा तक कोई नहीं बचा है। खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपनी छवि चमकाने के लिए इन विचारों को दफन कर नए प्रतिमान गढ़ रहा है। संघ के वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि बंच ऑफ थॉट्स में कही गई बातें शाश्वत नहीं हैं और वे आज के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। संघ गोलवलकर की इन टिप्पणियों को ठंडे पस्ते में डालकर उसी जमीन पर नए और विकृत प्रतिमान गढ़ रहा है। कभी कहा जाता था कि भारत की ताकत उसका लोकतंत्र, उसकी धर्मनिरपेक्षता और उसकी विविधता है। हालांकि आज भी किसी एक किताब के नफरती पन्ने इस महान देश के ताने बाने को नहीं तोड़ सकते, लेकिन कमल उगाया है तो कीचड़ से खेलने की कला सीखनी पड़ेगी ना। आप क्या सोचते हैं? बंच ऑफ थॉट्स या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सत्य के प्रयोग, द इंडियन स्ट्रगल या डायरी ऑफ पटेल? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप तक पहुंचने के विनम्र प्रयास लेट्स माइक को अपना प्रोत्साहन देने के लिए बेहद शुक्रिया। जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।